नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 10 लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का फोर्थ पार्ट। इसमें हम साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स से आगे पढ़ेंगे। So, while dealing with the reflection of light by spherical mirrors, we shall follow a set of sign conventions called the new Cartesian convention. स्फेरिकल मिरर्स से रिफ्लेक्शन के साथ डील करते वक्त हमें ये नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉलो करने होते हैं। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। ऊपर हमने मिरर के पोल को देखा है, तो यह है पोल। तो इस नए साइन कन्वेंशन में पोल को ओरिजिन माना जाएगा। सारे जो डिस्टेंस के मेजरमेंट्स होंगे वो पोल से कंसीडर किए जाएंगे। द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, इसका एक एंड एक्स है, दूसरा एंड एक्स डैश है, तो इसे प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर किया जा रहा है और इस सेंटर वाले पोजीशन को एज ए ओरिजिन कंसीडर किया जा रहा है इस हमारे नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में। द कन्वेंशंस आर एज फॉलोज। तो ये कन्वेंशंस कुछ इस तरह हैं। पहला है कि द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। दिस इम्प्लाइज दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर से बाईं तरफ रखा जाता है, लेफ्ट रखा जाता है। मान लेते हैं कि अगर मिरर ओरिजिन पे है तो ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ लेफ्ट -2 -3 या फिर कहीं यहाँ रखा जाएगा। तो ये नॉर्मल नंबर लाइन है। हम जानते हैं कि नंबर लाइन में फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में अगर हम ओरिजिन से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो ये +1 +2 +3 हमें मिलता है, और हम लेफ्ट की तरफ जब जाते हैं तो -1 -2 -3 इस तरह से मिलता है। और सिमिलर ही केस वाई एक्सिस के साथ भी है। वाई एक्सिस में जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें +1 +2 +3 मिलता है, और जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो हमें -1 -2 -3 मिलेगा। तो ये नॉर्मल हमारा नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि मिरर जहां कहीं भी होगा उसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। इसका मतलब है कि लाइट जो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मिरर पे पड़ेगी वो लेफ्ट से आएगी। तो ये था पहला रूल। दूसरा है ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश कहीं यहाँ होगा, और इसके पैरेलल जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो ओरिजिन से कंसीडर किया जाएगा। ओरिजिन से या तो राइट जाएंगे या फिर लेफ्ट जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, तो हम अकॉर्डिंगली प्लस और माइनस कंसीडर करेंगे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट है कि ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन अलोंग प्लस एक्स एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव, व्हाइल दोज मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ओरिजिन यहाँ है, ओरिजिन से अगर राइट को जाएंगे तो ये पॉजिटिव कहलाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और ओरिजिन से अगर लेफ्ट को जाएंगे तो ये नेगेटिव होता जाएगा क्योंकि ये माइनस एक्स एक्सिस है। तो ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट है कि डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर and above the principal axis along plus y axis are taken as positive. Similarly, अगर ओरिजिन के ऊपर जाएं हम तो ये प्लस वाई एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो जो भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगी। और अगला पॉइंट है कि डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस अलोंग माइनस वाई एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ओरिजिन से जैसे ही नीचे को जाएंगे तो ये माइनस वाई एक्सिस है, और यहाँ जो भी डिस्टेंसेस बढ़ेंगी वो नेगेटिव में आगे बढ़ेंगी, -1 -2 -3 अकॉर्डिंगली। तो हम प्रॉब्लम जब करेंगे तो ये और भी क्लियर होगा आपको। बट फॉर नाउ ये साइन कन्वेंशन है हमारे स्फेरिकल मिरर्स का। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं। द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन डिस्क्राइब्ड above is illustrated in figure 10.9। तो वहां पे मैंने एक फिगर बना रखी थी, यहाँ भी इसे डिस्प्ले किया गया है 10.9 में। यहाँ पे ओरिजिन पे इन्होंने पोल को रखा है और ये पूरा हमारा मिरर है। अगर एक एक पॉइंट को पकड़ें तो अगर आप पोल को ओरिजिन मानते हैं, मतलब पोल पे अगर 0 है और ये नंबर लाइन है, और इससे आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस टुवर्ड्स द नेगेटिव, ये नेगेटिव होता जाएगा। अच्छा, अगर पोल से हम राइट जाएंगे, डिस्टेंस टुवर्ड द राइट, ये पॉजिटिव होता जाएगा। उसी तरह अगर इस ब्लू वाले लाइन को देखें तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर जा रहे हैं, मतलब प्लस वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हाइट जो भी होगी वो पॉजिटिव आएगी। और इस नीचे ब्लू वाले एरो को कंसीडर करें तो ये हाइट टुवर्ड्स नेगेटिव है, मतलब हम नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहे हैं, तो जो भी डिस्टेंसेस मेजर्ड आएंगी वो माइनस में आएंगी। और हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के कहीं लेफ्ट में रखा जाएगा, और जो इंसिडेंट रे होगा, लेट्स से ए बी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जो भी इंसिडेंट लाइट निकलेगी वो मिरर पे लेफ्ट से पड़ेगी। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ये रहा। तो आई होप ये पॉइंटर्स क्लियर हैं। These sign conventions are applied to obtain the mirror formula and solve related numerical problems। तो ये जो साइन कन्वेंशंस हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये मिरर फार्मूला डिराइव करने के लिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं।
तो आपको इसे ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 10.2.4 है मिरर फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। तो इसमें हम मिरर फार्मूला जानेंगे और मैग्निफिकेशन क्या होता है, कैसे डिराइव करते हैं मैग्निफिकेशन को, वो देखेंगे। इन स्फेरिकल मिरर्स द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लेते हैं कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और एम एन ये टेढ़ा वाला मिरर है। तो हमें अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है तो हम पोल से इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी लाइन सेगमेंट पी बी है ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन के आएगा इस वाले केस में, और इसे हम स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। इनफैक्ट जितनी भी मेजरमेंट हम लेंगे ये हम पी से ही शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, व्हाटएवर, सारी मेजरमेंट्स पोल से होने वाली हैं, ओरिजिन से होने वाली हैं। द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। अब मान लेते हैं कि इमेज है इसका ए डैश बी डैश, इस ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज मान लेते हैं कि ए डैश बी डैश यहाँ कहीं बना है। हमें अगर इमेज डिस्टेंस निकालनी होगी तो क्या करेंगे, हम पोल से इमेज की डिस्टेंस को नापेंगे। तो इमेज का डिस्टेंस होगा पी बी डैश, ये वाला लाइन सेगमेंट, और इमेज डिस्टेंस को हम स्मॉल v से डिनोट करते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। हमने ऊपर देखा है कि पोल से फोकस का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। अगर आपने इससे पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मिल जाएंगे आपको आई बटन पे, आप उसे देखें। इससे पहले की चीजें हमने वहां पढ़ी हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 क्वांटिटीज गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस्ड एज। तो इन 3 चीजों के बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है, इमेज डिस्टेंस, पोल से जो इमेज बनी है उसकी क्या दूरी है, और ये जो फोकल लेंथ मिरर का हमें पहले से पता है, उसके बीच में जो रिलेशन है वो मिरर फॉर्मूला कहलाता है। और वो कुछ इस तरह है कि 1 बाई इमेज डिस्टेंस 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई फोकल लेंथ 1 बाई एफ। तो ये हमें याद होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला पे काफी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशंस फॉर ऑल स्फेरिकल मिरर्स फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला सारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए, ऑब्जेक्ट के सारे पोजीशंस के लिए वैलिड है। You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values of u, v, f and r in the mirror formula for solving problems. ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड है, लेकिन हमें वर्ड प्रॉब्लम से u, v और f की वैल्यू नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। लेट्स से अगर कहा जा रहा है कि इमेज बन रही है मिरर के पीछे, तो जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे और सब्सटीट्यूट करेंगे उसे प्लस में डालेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। और लेट्स से अगर वर्ड प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि इमेज बन रही है मिरर के आगे, तो जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो नेगेटिव में डालेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि पोल हमारी ओरिजिन है। यहाँ पे कैपिटल आर रेडियस ऑफ कर्वेचर को डिनोट कर रहा है। तो ये सारे डिस्टेंसेस का मेजरमेंट हम नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे। तो ये फॉर्मूला सारे स्फेरिकल मिरर्स और सारे ऑब्जेक्ट के लोकेशंस के लिए वैलिड होगा। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगला है मैग्निफिकेशन। Magnification produced by a spherical mirror gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का क्या साइज था और रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा बना है, मैग्निफिकेशन यही दिखाता है। which is expressed as a ratio of height of the image to the height of the object. और ये मैग्निफिकेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। इस मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और हाइट ऑफ इमेज को h डैश से डिनोट करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को h से डिनोट करते हैं। फॉर इंस्टेंस ए बी को हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे और a डैश बी डैश को h डैश से डिनोट करेंगे। और अगर हमें इस सिनेरियो में मैग्निफिकेशन निकालनी है तो हम a डैश बी डैश अपॉन ए बी करेंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ से, मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 तभी आएगा जब ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि हम इसका डिवीजन कर रहे हैं। लेट्स से ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है और ए डैश बी डैश इक्वल टू भी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर 1 आया हमें। माना कि इमेज जो बना वो छोटा बना। अब की बार इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट करने पे हमें 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इमेज की हाइट छोटी है और इमेज की हाइट न्यूमरेटर में है। माना कि इमेज की हाइट ज्यादा है, मतलब इमेज बड़ी बनी, तो वैसे केसेस में जब हम इमेज की हाइट अपन ऑब्जेक्ट की हाइट करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 से बड़ी मिलेगी। सो गोल्डन रूल ये है कि जब भी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आता है तो हम ये समझेंगे कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी बनी है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आता है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि जो इमेज बनी है उसकी साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी है। और रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि हम यहाँ पे फ्रैक्शन कर रहे हैं।
तो इमेज की साइज जब ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होगी तभी इस फ्रैक्शन का वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगा। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, वेयर एच डैश इज हाइट ऑफ इमेज एंड h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन इस हाइट पे डिपेंड करने के अलावे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, और उसका रिलेशन -v अपॉन u है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में। तो जो फाइनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें ध्यान रखना चाहिए वो यह है कि स्मॉल m दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल टू h डैश अपॉन h दैट इज इक्वल टू -v अपॉन u। और आपको पता है कि सारे सिंबल्स किस चीज को डिनोट कर रहे हैं। यू मे नोट दैट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सो लेट्स से किसी ऑब्जेक्ट की मिरर में इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं, तो हम जनरली उसे सरफेस पे ही प्लेस करते हैं, सरफेस के अंदर तो प्लेस करेंगे नहीं। इसलिए जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस की जा रही है तो उसकी जो हाइट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से कैलकुलेट होगी तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अगर पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट है फिर भी पॉजिटिव आएगी क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस। हम जानते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट का कॉम्बिनेशन चलता है, रियल और इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन चलता है। तो जो वर्चुअल इमेज बनती हैं वो जनरली इरेक्ट बनती हैं, सीधी बनती हैं। तो सीधी इमेज बनेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट भी उसी तरह रखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन के आएगी। तो वर्चुअल इमेजेस के केस में भी हम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जनरली पॉजिटिव लेते हैं। हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस। तो रियल इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड का कॉम्बिनेशन है, तो रियल इमेजेस इन्वर्टेड बनती हैं। तो इन्वर्टेड बनेंगी मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो जो रियल इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले सारे पोजीशन पॉजिटिव हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले सारे पोजीशन नेगेटिव हैं, और इमेज पूरी की पूरी नीचे बनी है, इसलिए हम इमेज की हाइट जब कैलकुलेट करेंगे तो वो नेगेटिव में आएगी। अ नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज रियल। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आता है इसका मतलब है कि इमेज रियल है। हम ये कैसे कह सकते हैं? तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट की हाइट, लेट्स से पहले फॉर्मूले को पकड़ते हैं h डैश बाई h को, तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि हम उसे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस करने वाले हैं। अब इमेज के साथ ही केस है कि वो या तो रियल बन सकता है या वर्चुअल बन सकता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो नेगेटिव हुई नहीं है, इमेज की हाइट ही नेगेटिव हुई है। तो जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव हो हम कहेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बनी थी और इन्वर्टेड बनी थी इसलिए रियल है। द पॉजिटिव साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर वहीं पॉजिटिव आती है तो हम ये कंसिडर करेंगे कि जो हमारी इमेज बनी है वो वर्चुअल बनी है। अगेन वही कारण, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो नेगेटिव जा नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव है, तो ऊपर भी पॉजिटिव आएगा तब इस फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। सो जब भी मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव हो तब वर्चुअल इमेज बनेगा, कारण कि इमेज इरेक्ट बना था तभी हाइट पॉजिटिव था, और इमेज जब इरेक्ट है तो वर्चुअल है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है 10.1, इससे बहुत क्लियर होगा। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3.0 मीटर। मतलब ये मान लेते हैं कि हमारा रियर व्यू मिरर है और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है ये कैपिटल R दे रखा है, हमें 3 मीटर का दे रखा है, 3 मीटर्स। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? हम जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधे के बराबर होता है, r/2 होता है, F = r/2। तो अगर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर्स है तो फोकल लेंथ 1.5 मीटर्स होगा। ओके, तो यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गया। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से बस की दूरी 5 मीटर है, ये स्मॉल u। तो हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, बस एक ऑब्जेक्ट है और मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी है 5 मीटर। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। इसकी इमेज कहाँ बनेगी इस बस की हमारे मिरर में, उसका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, रियल होगा, साइज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, और कितनी दूरी पर वो इमेज बनेगी, उसका पोजीशन क्या होगा, ये बताना है। तो हमारे पास मिरर फॉर्मूला की दो चीजें अवेलेबल हैं, हमारे पास फोकल लेंथ अवेलेबल है, हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवेलेबल है। तो इससे हम इजीली मिरर फॉर्मूला लगा के इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सो सॉल्यूशन में इन्होंने क्या बताया है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, हमें इमेज डिस्टेंस पता करनी है और हाइट पता करनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ सबसे पहले हमने कैलकुलेट कर लिया, F = r/2। 3 मीटर्स था हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2 किया तो ये हमें 1.5 मीटर्स आ गया। नोटिस करें इस प्लस साइन को, पोल चूंकि हमारा ओरिजिन था और हम पॉजिटिव x डायरेक्शन में राइट की तरफ आए हैं तो प्लस ले रहे हैं, इसलिए इसे +3 लिखा है।
और ये माइनस क्योंकि हम नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आए हैं, बस हमारा मिरर के आगे है। हमने पढ़ा था कि हम सारे ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में प्लेस करते हैं, बस हमारा लेफ्ट में है, ओरिजिन से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसे नेगेटिव रखा है। तो यहाँ पे वही न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगाया है। अच्छा, अभी हम मिरर फार्मूला लगा रहे हैं यहाँ पे 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस 1/u को इस लेफ्ट साइड में लाएंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास f की वैल्यू पॉजिटिव में 1.50 थी, यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दी 1/1.50। चाहे नेगेटिव साइन यहाँ पे आया था इसलिए ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है -5.00, तो 1 माइनस इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया था, यहाँ माइनस मैंने लगाया है, बट माइनस यहाँ पे होगा -5.00। तो अभी ये जो माइनस है और ये जो माइनस है ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, 1/1.50 प्लस 1/5.00, और इसका एलसीएम आया 7.50 और इस दोनों को प्लस करके आया 6.50। सो 1/v इक्वल टू क्या आएगा 6.50 अपॉन 7.50, और फ्रैक्शन को अगर हम रिवर्स कर देंगे, उलट देंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा 7.50 अपॉन 6.50, और इस फ्रैक्शन का जो फाइनल इवेल्युएशन है वो आता है 1.15। अब चूंकि ये इमेज डिस्टेंस है, स्मॉल v है, और ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब है कि वर्चुअल इमेज बन रही है। पॉजिटिव में मतलब ओरिजिन से राइट में, तो इमेज कहीं मिरर के पीछे बनी है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज बनी है, तो इसीलिए द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर। क्लियर है? अच्छा, अभी हमें मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन के लिए हमने दो फॉर्मूले देखे थे, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी होता है, और मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। तो हमारे प्रॉब्लम में अगर मान लेते हैं हाइट अवेलेबल होता है तो हम हाइट लगा लेते, अगर हमारे प्रॉब्लम में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अवेलेबल है तो हम मैग्निफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि हाइट अवेलेबल नहीं है इसलिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पिक कर रहे हैं। तो ये है -v अपॉन u। सो माइनस पहले लगा दिया, और v की वैल्यू जो इमेज डिस्टेंस हमने नया नया कैलकुलेट करी है वह है 1.15 मीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -5.00 मीटर पहले से दे रखा है, तो इसे यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया। ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, और ये फ्रैक्शन इवेल्युएट होकर आता है 0.23, और ये माइनस माइनस चूंकि प्लस हो गया तो प्लस 0.23। अच्छा, अब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में आया है और लेस देन 1 है। लेस देन 1 है का मतलब क्या कि इमेज जो बनी है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनी है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्यूमुलेट करके लिखा गया है कि द इमेज इज वर्चुअल, मिरर के पीछे बनी इसलिए वर्चुअल, इरेक्ट, वर्चुअल है तो इरेक्ट, ठीक है, स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 2.3। मैग्निफिकेशन 2.3 है, कितनी छोटी या कितनी बड़ी है, तो 1 से स्मॉल है ये वैल्यू इसलिए स्मॉलर, कितने स्मॉलर, तो ये बाय अ फैक्टर ऑफ 2.3 ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 10.2। एन ऑब्जेक्ट 4.0 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। एक ऑब्जेक्ट जो कि 4 सेंटीमीटर का है उसे एक कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। इस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इस मिरर का फोकल लेंथ f 15 सेंटीमीटर है, f से लेके यहाँ पे पोल की दूरी 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। इस मिरर से कितनी दूरी पे एक स्क्रीन को रखा जाए ताकि इस ऑब्जेक्ट की एक शार्प इमेज हमें मिल सके। मतलब इमेज डिस्टेंस क्या होना चाहिए ये फाइंड करना है हमें। फाइंड द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज। जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, रियल होगी कि वर्चुअल, उसका क्या साइज होगा वो हमें पता करना है। अच्छा, हम जानते हैं कि रियल इमेज को ही केवल स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है, तो चूंकि यहाँ पे स्क्रीन पे इमेज को ऑब्टेन करने की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इमेज रियल बनने वाली है, ठीक है। अब बाकी इंफॉर्मेशन को टैबुलेट करते हैं। सो ऑब्जेक्ट साइज दे रखा है +4 सेंटीमीटर, +4 क्योंकि ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लेस किया हुआ है तो ये +y डायरेक्शन है इसलिए +4। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट में प्लेस करते हैं, और यहाँ पे पोल से जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे -x एक्सिस में जाएंगे तो जो भी डिस्टेंस आएगी वो नेगेटिव में आएगी, इसलिए -25 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे दे रखी थी। अच्छा, फोकल लेंथ भी यहाँ पोल से लेफ्ट में है तो लेफ्ट में सारी डिस्टेंस नेगेटिव है, और फोकल लेंथ की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ हमने माइनस ला के लिखा है क्योंकि लेफ्ट में है ये। अब हमें इमेज डिस्टेंस पता करनी है और इमेज की हाइट पता करनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट पता है,
ठीक है, तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू हमें नहीं पता है, और इस 1/u को अगर लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये -1/u हो जाएगा। सो 1/f माइनस 1/u इक्वल टू 1/v। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी हैं इस गिवन वाले से, 1/f की वैल्यू 1/1/15.0 हो जाएगी, 1/u की वैल्यू 1/-2.50 है, और ये दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस में कन्वर्ट हो गए, और एलसीएम जब लिया गया दोनों चीज़ों का तो 75 आया, और v की वैल्यू फाइनली कैलकुलेट होकर आती है -37.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इमेज की डिस्टेंस मिरर से है -37.5 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस जो कि माइनस में है तो हम कह सकते हैं कि इमेज रियल बनी है, इसे स्क्रीन पे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन को मिरर से -37.5 सेंटीमीटर पे प्लेस करने पे हमें वो शार्प रियल इमेज मिल जाएगी। द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। वाई? बिकॉज दिस वैल्यू इज नेगेटिव। ऑल्सो हमें ये एच डैश पता करना है, इमेज की हाइट पता करनी है। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला का हम ये पार्ट यूज कर सकते हैं जितने को रेक्टेंगल में यहाँ पे रखा गया है। अगर एच डैश की वैल्यू की बात करें तो एच डैश इक्वल टू हो सकता है VH अपॉन यू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और नेगेटिव साइन पहले से है सो माइनस VH अपॉन यू, एच डैश इक्वल टू, और वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमारे पास पहले से है। V की वैल्यू यहाँ पे हमें ऑब्टेन हुई है -37.5, और H की वैल्यू दे रखी है h इक्वल टू +4.0 सेंटीमीटर, तो ये +0.40 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दिया। u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें -25.0 सेंटीमीटर दे रखा है, सो माइनस में ये वैल्यू रख दी। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एच डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी -6.0 सेंटीमीटर। तो ये इमेज की वैल्यू माइनस में आई है, इसका मतलब है कि इमेज इन्वर्टेड बनी है। ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी वो 4 सेंटीमीटर थी, +4 यहाँ पे, और इमेज की हाइट आई है 6.0 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट के साइड से, सो हम इनलार्ज्ड इमेज कह पाएंगे। और नेगेटिव में है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है कहीं, सो द इमेज इज इनवर्टेड, उल्टी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है क्योंकि, और इनलार्ज्ड 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर की हो गई है, सो बड़ी बनी है इमेज। सो इनलार्ज्ड और नेगेटिव में है इसलिए इन्वर्टेड। तो ये रिफ्लेक्शन खत्म होता है आपका। हमने रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर देखा, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन देखे, मिरर फॉर्मूला देखा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा, ये दो न्यूमेरिकल्स किए। आगे हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये टोटली फ्रेश टॉपिक है, आइए शुरू करें। लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ्स इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिससे लाइट पास हो सकती है, उसमें लाइट जब ट्रेवल करती है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तब क्या होता है? डज इट स्टिल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ और चेंज इट्स डायरेक्शन। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तब भी वो क्या उसी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है या फिर अपना डायरेक्शन चेंज करती है? वी शैल रिकॉल सम ऑफ आवर डे टू डे एक्सपीरियंसेस। हमें अपने रोजमर्रा के जीवन के कुछ एक्सपीरियंसेस याद करने चाहिए। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक और अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पानी के टंकी की सतह या एक पोखर का जो बॉटम है वो उठा हुआ लगता है हमें जब हम ऊपर से देखते हैं तो। सिमिलरली व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर्स अपीयर रेज्ड व्हेन व्यूड थ्रू द ग्लास स्लैब। अगर प्रिंटेड मटेरियल के ऊपर अगर ग्लास स्लैब रखा हुआ है, कांच रखा हुआ है, तो ऊपर से देखने पे जो प्रिंटेड लेटर्स हैं वो उठे हुए मालूम पड़ते हैं। वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? Have you seen a pencil partially immersed in water in a glass tumbler? ग्लास में एक पेंसिल इस तरह डूबी हुई क्या आपने देखी है? It appears to be displaced at interface of air and water. तो इंटरफेस ऑफ एयर एंड वाटर का मतलब जहां पे हवा और पानी मिल रही हो। पानी एक अलग मीडियम है, एयर एक अलग मीडियम है, दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है और लाइट दोनों ही से ट्रेवल कर पाती है। तो ये जो इंटरफेस है जहां पे एयर और वाटर मिलता है, यहाँ पे ये पेंसिल स्लाइटली टेढ़ी लग रही है, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लग रही है, अपनी जगह से थोड़ी अलग लग रही है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास टम्बलर अपीयर्स टू बी बिगर देन एक्चुअल साइज व्हेन व्यूड फ्रॉम साइड्स। ग्लास में पानी के साथ जब नींबू रखा होता है तो साइड से देखने पे वो बड़ा लगता है। हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंसेस? तो ये जो चीजें हमने डिस्कस करी इसे आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
तो इसे हम रिफ्रैक्शन से एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पे वाटर में डूबे हुए इस पेंसिल की, आइए इसे पहले कंसिडर करते हैं। द लाइट रीचिंग यू फ्रॉम द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इमर्स्ड इन वाटर सीम्स टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट लोकेशन। पानी में जो डूबी हुई पेंसिल है उससे जो लाइट आ रही है वो एक दूसरे लोकेशन से आती हुई हमें लग रही है कंपेयर टू द पार्ट अबव वाटर। और पेंसिल का वो हिस्सा जो पानी के ऊपर है उससे जो लाइट आ रही है हमारी आंखों तक वो हमें अलग जगह से आती हुई लग रही है। तभी तो पेंसिल का ये पोर्शन और ये पोर्शन हमें अलग अलग लग रहा है। दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस। और यही कारण है, ये लाइट का अलग अलग जगह से आना ही कारण है कि हमें ये इंटरफेस पे, वाटर और एयर के मिलने वाले इंटरफेस पे, ये पेंसिल हमें स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लग रही है, अपने जगह से हटी हुई लग रही है। फॉर सिमिलर रीजन्स द लेटर्स अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू द ग्लास स्लैब प्लेस्ड ओवर इट। यही कारण है कि जो प्रिंटेड मटेरियल में जो लेटर लिखे हैं वो हमें ऊपर उठे हुए मालूम पड़ रहे थे ग्लास से देखने पे। डज अ पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड टू द सेम एक्सटेंट इफ इंस्टेड ऑफ वाटर वी यूज लिक्विड्स लाइक केरोसिन और टर्पेंटाइन। अगर हम यहाँ पानी की जगह पे केरोसिन या टर्पेंटाइन का इस्तेमाल करें तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट का लेवल है, हमें लग रहा है कि पेंसिल यहाँ थी, ये स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है। तो केरोसिन या टर्पेंटाइन रखने पे भी क्या जो डिस्प्लेसमेंट का लेवल होगा इतना ही होगा या ज़्यादा या कम होगा। तो ये चीज़ लिक्विड पे डिपेंड करती है कि हम कौन सा लिक्विड लेते हैं, क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। किस मीडियम में लाइट ट्रेवल कर रही है, लाइट का स्पीड उस पर डिपेंड करता है। और ये जो रिफ्रैक्शन है वो फिनोमेना लाइट के स्पीड से रिलेटेड है। तो जब हम मीडियम चेंज कर देंगे, पानी की जगह केरोसिन ले लेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। विल द लेटर अपीयर टू बी रेज टू द सेम हाइट इफ वी रिप्लेस ग्लास स्लैब विथ अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक स्लैब। तो अगेन हम यहाँ ग्लास को प्लास्टिक से चेंज कर रहे हैं, लाइट के ट्रेवल करने का मीडियम बदल रहे हैं। तो वर्ड्स जो ऊपर उठे हुए लग रहे थे उतने ही उठे हुए लगेंगे या कम लगेंगे या ज़्यादा लगेंगे, तो ये डिफर करेगा। जब ग्लास रखा होगा तो हमें वर्ड्स एक अलग लेवल पे उठे हुए लगेंगे, और जब प्लास्टिक स्लैब रखा होगा तब हमें वर्ड्स एक अलग लेवल पे उठे हुए लगेंगे। यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंट ऑफ इफेक्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पेयर ऑफ मीडिया। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका एक्सटेंट, इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। मीडियम का प्लूरल है मीडिया। जैसे एयर एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है, ग्लास एक मीडियम है लाइट के ट्रैवल करने का। तो बहुत सारे मीडियम्स को हम एक साथ रेफर कर रहे हैं तो उसे मीडिया कह रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो हमने इन एक्टिविटीज़ में जो ऑब्जर्व किया उससे हमें यह पता चला कि लाइट हर मीडियम में सेम डायरेक्शन में नहीं ट्रैवल करती। कहने का आशय ये कि अगर लाइट एयर में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी तो वो वाटर में एंटर करने के बाद उसी डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगी, अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। इसे और समझते हैं। इट अपीयर्स दैट व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंजेस। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये बॉक्स एक नया मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ग्लास, और ये एक लाइट रे है जो इस ग्लास के मीडियम में यहाँ एंटर कर रही है। तो अगर ये लाइट रे एक तिरछे तरीके से ऑब्लिकली इस मीडियम में एंटर कर रही है तो अगर इसे अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करना होता तो ये कुछ इस तरह चली जाती, लेकिन दूसरे मीडियम में एंटर करने के बाद इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम चेंजेस। दिस फेनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और इसी फेनोमेना को हम लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपना डायरेक्शन चेंज करती है, इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस फेनोमेना फर्दर बाय डूइंग फ्यू एक्टिविटीज़। इसे और आगे समझते हैं कुछ एक्टिविटीज़ की मदद से। एक्टिविटी 10.7 है, प्लेस अ कॉइन इन द बॉटम ऑफ अ बकेट फिल्ड विथ वाटर। एक बाल्टी जिसमें पानी भरा हो उसमें हमें एक कॉइन रखना है, सिक्का रखना है। विथ योर आई टू अ साइड अबव वाटर ट्राई टू पिक अप द कॉइन इन वन गो। आप ऊपर की एक साइड से बाल्टी के अंदर देख रहे हैं और कॉइन को पिक करने की कोशिश करें एक बार में। डिड यू सक्सीड इन पिकिंग अप द कॉइन? तो क्या आपने एक बार में ही कॉइन को पिक करके बाल्टी से निकाल लिया? रिपीट द एक्टिविटी। इसे एक बार और करें। वाई डिड यू नॉट सक्सीड इन डूइंग इट इन वन गो? आप एक ही बार में उस सिक्के को पानी भरे बाल्टी से क्यों नहीं बाहर निकाल पाए? आस्क योर फ्रेंड्स टू डू दिस
कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस विद देयर। अपने दोस्त को भी ये एक्टिविटी करने के लिए कहिए और अपने एक्सपीरियंसेस को कंपेयर कीजिए। तो हम सिक्का बाल्टी से इसीलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सिक्का बाल्टी के बॉटम से हमें थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगेगा, और इसके लिए हमें 2-3 ट्राई करना पड़ेगा एक्चुअल डेप्थ पता करने के लिए कि सिक्का अच्छा यहाँ है, फिर हम उसे निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है 10.8, प्लेस अ लार्ज शैलो बॉल ऑन अ टेबल एंड पुट अ कॉइन इन इट। एक बड़ा बॉल हमें टेबल पे रखना है और उसमें एक सिक्का रखना है। मूव अवे स्लोली फ्रॉम द बॉल, स्टॉप व्हेन द कॉइन जस्ट अपीयर्स फ्रॉम योर साइट। सिक्के को बॉल में रखने के बाद आप धीरे धीरे करके पीछे हटें, तब तक पीछे हटें जब तक सिक्का आपको दिखाई देना बंद नहीं हो जाता। आस्क योर फ्रेंड टू पोर वाटर जेंटली इनटू द बॉल विदाउट डिस्टर्बिंग द कॉइन। अपने दोस्त को कहें कि वो उस बॉल में पानी डाले बिना कॉइन के पोजीशन को चेंज किए हुए। कीप लुकिंग फॉर द कॉइन फ्रॉम योर पोजीशन। आप अपनी जगह खड़े होकर लगातार सिक्के को देखने की कोशिश करते रहें। डज द कॉइन बिकम विजिबल अगेन फ्रॉम योर पोजीशन। पानी डालने के बाद सिक्का आपको वापस दिखाई देने लगेगा। हाउ कुड दिस हैपन। तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम जानते हैं कि पानी के बॉटम में जब सिक्का होता है तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। तो हम दूर खड़े हैं जब हमारी आंखों से ओझल सिक्का था बिना पानी के, और पानी डालने के बाद वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगेगा, तो इसलिए हम उसे देख पा रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। The coin becomes visible again on pouring water into the ball. The coin appears slightly raised above its actual position due to refraction of light. तो कॉइन हमें उसके एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठा हुआ लगता है लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण। अगली एक्टिविटी है 10.9, ड्रॉ अ थिक स्ट्रेट लाइन इन इंक। एक स्ट्रेट लाइन बनानी है इंक से ओवर अ शीट ऑफ वाइट पेपर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। एक वाइट पेपर पे जो कि टेबल पे रखा हुआ है। Place a glass slab over the line in such a way that one of its edges makes an angle with the line. इस लाइन के ऊपर एक ग्लास स्लैब रखना है कुछ इस तरह कि उसका एक किनारा लाइन के साथ कुछ एंगल बनाए। Look at the portion of line under the slab from the sides. आप इस apparatus के बगल से ग्लास स्लैब के अंदर वाले लाइन को देखने की कोशिश करें। What do you observe? Does the line under the glass slab appear to be bent at edges? तो बगल से देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ग्लास स्लैब के अंदर वाली लाइन इस एज पे यहाँ पे मुड़ी हुई है। नेक्स्ट, प्लेस द ग्लास स्लैब सच दैट इट इज नॉर्मल टू द लाइन। अगली बार ग्लास स्लैब को कुछ इस तरह रखना है कि वो लाइन के नॉर्मल हो, लाइन से 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व नाउ? अब आप क्या देख पाते हैं? डज द पार्ट ऑफ द लाइन अंडर द ग्लास स्लैब अपीयर बेंट? क्या अब भी आपको ग्लास के अंदर की लाइन मुड़ी हुई बेंट लग रही है? लुक एट द लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के ऊपर से अब इस लाइन को देखने की कोशिश करें। डज द पार्ट ऑफ द लाइन बीनीथ द स्लैब अपीयर टू बी रेज्ड? तो क्या ग्लास स्लैब के ऊपर से देखने पे ग्लास स्लैब के अंदर की लाइन आपको उठी हुई लग रही है? वाई डज दिस हैपन? तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सारे रिफ्रैक्शन के कारण हो रहे हैं, और आपको लाइन उठी हुई भी लगेगी, आपको ये एजेस पे यहाँ बेंड भी लगेगी। नेक्स्ट सेक्शन है 10.3.1, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस ग्लास स्लैब से होके रिफ्रैक्शन कैसे होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब, लेट अस डू एन एक्टिविटी। ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्शन होता है इसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी 10.10, फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। फिक्स अ शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड यूजिंग ड्राइंग पिन। एक ड्राइंग बोर्ड पे एक वाइट पेपर की शीट हमें फिक्स करनी है ड्राइंग पिन से। प्लेस अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ओवर द शीट इन द मिडल। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हमें उस शीट पे रखना है बीचों बीच। ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द स्लैब विथ अ पेंसिल। लेट अस नेम द आउटलाइन एज ABCD। और इस ग्लास स्लैब का जो आउटलाइन बना, ग्लास स्लैब के चारों तरफ से हम पेंसिल से ड्रॉ कर लेंगे तो एक उसका आउटलाइन, एक ढांचा बन के आ जाएगा, और इस आउटलाइन को, इस रेक्टेंगुलर आउटलाइन को हम ABCD नाम देंगे। टेक 4 आइडेंटिकल पिन्स। 4 एक समान पिन्स लेने हैं, ड्राइंग पिन्स। फिक्स 2 पिन्स से E and F वर्टिकली सच दैट लाइन जॉइनिंग द पिन्स इज इंसिडेंट टू एज AB। हमें 2 पिन्स लेने हैं और इस ABCD रेक्टेंगल के ऊपर कहीं लगाना है इस E और F पॉइंट पे, कुछ इस तरह कि E और F से जो लाइन पास करेगी वो इस ABCD रेक्टेंगल पे एक एंगल के साथ इंसिडेंट हो। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ पिन्स E and F थ्रू ऑपोजिट एज। ग्लास के दूसरे साइड से हम E और F को देखने की कोशिश करेंगे। फिक्स 2 other pins say G and H such that these pins and the images of E and F
लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। दो और पिंस लेंगे G एंड H, और इमेज में जैसी हमको E एंड F दिखाई दे रही है उसके सामने हम प्लेस करने की कोशिश करेंगे G और H को, ताकि ग्लास में देखने के बाद ऐसा लगे कि G और H E और F वाली लाइन के सामने है। रिमूव द पिंस एंड द स्लैब। अब ग्लास स्लैब को हटा देंगे और पिंस को भी हटा देंगे, तो हमारे पास पेपर पे ये आउटलाइन बच जाएगा और पिंस जो हमने लगाई थी उसकी मार्किंग्स बच जाएंगी। Join the position of tip of pin E and F and produce the line up to AB। E और F पॉइंट को ज्वाइन करते हुए लाइन को हम इस एज AB तक लाएंगे। Let E and F meet AB at O। तो ये जो लाइन सेगमेंट EF है इसे एक्सटेंड करके इस AB वाले एज से इसे मीट कराएंगे और इस पॉइंट को नाम दे रखा है O। Similarly, join the position of tip of the pin G and H and produce it up to CD। Let HG meet CD at O dash। तो उसी तरह सिमिलरली हम G और H वाले पिन के मार्किंग्स को मिला के इसे आगे एक्सटेंड करके CD एज से मीट कराएंगे एट अ पोजिशन O dash। Join O and O dash also produce EF up to P as shown by the dotted line in figure 10.10। इस मीटिंग पॉइंट O और इस मीटिंग पॉइंट O डैश को हम मिला देंगे ऐसे, और EF जो स्ट्रेट लाइन थी उसे भी एक्सटेंड करेंगे जिसे यहाँ इस डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। इन दिस एक्टिविटी यू विल नोट दैट द लाइट रे हैज़ चेंज्ड इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट O एंड O डैश। इस एक्टिविटी में आप पाएंगे कि पॉइंट O और पॉइंट O डैश पे लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया है। Note that both the point O and O dash lie on the surfaces separating two transparent media। तो यहाँ पे दो ट्रांसपेरेंट मीडिया थी, एक हमारी एयर जिससे लाइट ट्रेवल कर रहा था, दूसरी ग्लास। तो अगर एक लाइट रे एयर से होके ग्लास के थ्रू अगर पास करेगी तो उसका कुछ ये पाथ होगा, वो अपना डायरेक्शन O और O डैश पे बदलेगी। O पे लाइट एयर से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है और O डैश पे लाइट रे ग्लास के अंदर से एयर में निकल रही है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर N डैश टू AB एट O। एक परपेंडिकुलर लाइन AB के परपेंडिकुलर हमें बनानी है इस O पॉइंट पे। द लाइट रे एट पॉइंट O हैज़ एंटर्ड फ्रॉम अ रेयरर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम दैट इज फ्रॉम एयर टू ग्लास। ये जो लाइट रे हमारी EF है ये एक कम घने मीडियम से, रेयरर मीडियम से एक डेंसर मीडियम, ज़्यादा घने मीडियम में एंटर कर रही है। डेंसर और रेयरर को समझने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि एयर ज़्यादा भारी है कि ग्लास, तो ऑब्वियसली ग्लास ज़्यादा भारी है। ग्लास के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा डेंसर हैं, ज़्यादा नज़दीक हैं, ज़्यादा घने हैं। सो एयर हमारा रेयरर मीडियम है, कम घना मीडियम है, और ग्लास ज़्यादा डेंसर मीडियम है, ज़्यादा घना मीडियम है। तो ऐसे केस में जब लाइट एक रेयरर मीडियम से, एक कम घने मीडियम से ज़्यादा घने मीडियम में एंटर कर रही होती है, नोट दैट लाइट रे हैज़ बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ऐसे केस में लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ती है। ये हमारा नॉर्मल यहाँ पे N डैश है जो कि परपेंडिकुलर था AB के। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि लाइट रे जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम को जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड होगी। एट O डैश द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर। यहाँ O डैश पे लाइट रे ग्लास से बाहर एयर में जा रही है, दैट इज़ फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। ग्लास एक घना मीडियम है, एयर कम घना है ग्लास के कंपैरिजन में, तो वो ज़्यादा घने से कम घने में जा रही है, इसलिए वो नॉर्मल से दूर जा रही है। द लाइट हेयर हैज़ बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल से दूर चली गई लाइट रे। कंपेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट बोथ रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस A एंड B। हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कंपेयर करना है इन दोनों ही सरफेस पे, एक AB पे और CD पे। टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल हम मेन लाइन से कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे कि मान लिया कि अगर ये ग्लास मीडियम नहीं होता, केवल एयर ही होता, तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। अब यहाँ ग्लास होने के कारण ये मुड़ी है, तो ये ओरिजिनल लाइन से किधर को शिफ्ट की है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट की है या नॉर्मल से दूर शिफ्ट की है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये नॉर्मल की तरफ शिफ्ट की है, टुवर्ड्स नॉर्मल, इसीलिए कह रहे हैं।
और अगर इस लाइट रे को देखा जाए तो मान लेते हैं एयर मीडियम अपीयर नहीं होता, केवल ग्लास मीडियम ही रहता, तो लाइट अगेन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती, तो इसका प्रोजेक्शन कुछ यहाँ पे आता, इस डायरेक्शन में जाती लाइट। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल लाइट रे है वो अपने से शिफ्ट की है, तो नॉर्मल से वो दूर जाती हुई लग रही है, इसलिए हम अवे फ्रॉम नॉर्मल कह रहे हैं। इन फिगर 10.10 EO इज द इंसिडेंट रे, ओ डैश इज द रिफ्रैक्टेड रे। अगर इस सरफेस ए बी की बात करें तो यहाँ हमारा EO इंसिडेंट रे है जो इस सरफेस ए बी के ऊपर इंसिडेंट है, और ओ डैश जो रे है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद बनी रे है, एंड ओ डैश एच इज द इमर्जेंट रे। ओ डैश एच इस ग्लास मीडियम से निकलने के बाद लाइट की क्या पोजीशन है, क्या डायरेक्शन है, वो दिखाती है। यू मे ऑब्जर्व दैट इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। आप ये बात नोटिस करेंगे कि जो लाइट रे वापस निकल रही है वो ओरिजिनल वाली लाइट रे से पैरेलल है। वाई डज इट हैपन सो, तो ये दोनों पैरेलल क्यों हो गई हैं? द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एट द ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी air glass interface and CD glass air interface of the rectangular glass slab is equal and opposite। जितनी लाइट रे एयर से ग्लास में एंटर करते वक्त मुड़ेगी, जितना मैग्नीट्यूड होगा उसका मुड़ने का नॉर्मल की तरफ, उतनी ही वो नॉर्मल से दूर जाएगी जब वो ग्लास से एयर में वापस एंटर कर रही होगी तब। दिस इज वाई रेयर इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। और ये जो शिफ्ट हुआ है दोनों ही केसेस में बराबर है, इसीलिए फाइनली जो रे निकल रही है वो ओरिजिनल रे के पैरेलल है। हाउएवर द लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवेज स्लाइटली। लेकिन इस मुड़ने के कारण आप देखेंगे कि जो फाइनल लाइट रे है वो ओरिजिनल रे से खिसक गई है थोड़ी साइड में। What happens when the light ray is incident normally to the interface of two media? अब अगर लाइट रे एक एंगल के साथ नहीं पड़ के 90 डिग्री पे इस नॉर्मल वाली लाइन पे आ रही होती तब क्या होता? ट्राई एंड फाइंड आउट, इसे पता करना है। नाउ यू आर फेमिलियर विद द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आपको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। तो ये रिफ्रैक्शन जो होता है, ये जो लाइट बेंड होती है, इसका यही कारण है कि अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। तो लाइट एक पर्टिकुलर स्पीड से एयर में आ रही होगी और ग्लास में एंटर करने के बाद उसके स्पीड में चेंज होता है, जिस कारण ये यहाँ पे बेंड हमें देखने को मिलता है। एक्सपेरिमेंट्स शो दैट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं कि रिफ्रैक्शन भी कुछ एक लॉज को फॉलो करती हैं। जैसा हमने रिफ्लेक्शन में लॉज पढ़े थे वैसे ही रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉज होते हैं। द फॉलोइंग आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉज हैं। पहला लॉ है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस एट टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट for the light of a given color and for the given pair of media. This law is known as Snell's law of refraction. Angle of incidence, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसे कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इन दोनों का अगर साइन लें हम, साइन आई एंड साइन आर, तो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो एक कांस्टेंट आता है एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए, जैसे कि एयर और वाटर के लिए, एयर और ग्लास के लिए ये कांस्टेंट होगा हमेशा। द कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं ऑफ द सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के मुकाबले। लेट अस स्टडी अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सम डिटेल। आइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ें। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट अ रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर विल चेंज इट्स डायरेक्शन इन द सेकेंड मीडियम। हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो वो अपना ओरिजिनल डायरेक्शन चेंज करेगी दूसरे मीडियम में। द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन दैट टेक प्लेस इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया is expressed in terms of refractive index, the constant appearing on the right hand side of equation 10.4।
तो कितने मैग्नीट्यूड से ये रे ऑफ लाइट अपना डायरेक्शन चेंज करती है, कितने से चेंज करती है, इसी का एक्सटेंट हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में बताया जाता है। अगर ये मीडियम ग्लास नहीं होके कोई और डेंसर मीडियम होता, लेट्स से डायमंड होता या कुछ और होता, तो ये जो लाइट थोड़ी सी मुड़ रही है, थोड़ा ज़्यादा मुड़ती, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर ज़्यादा होगा, इस वाले मीडियम का कम होगा। और यही चीज़ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज अ कांस्टेंट है हमारे इस स्नेल्स लॉ में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन बी लिंक्ड टू एन इम्पॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, द रिलेटिव स्पीड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। लाइट किस स्पीड से ट्रेवल करती है एक पर्टिकुलर मीडिया में, इस पे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। लाइट ट्रेवल्स द फास्टेस्ट इन वैक्यूम with the highest speed of 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। इन एयर द स्पीड ऑफ लाइट इज ओनली मार्जिनली लेस कंपेयर टू दैट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम के मुकाबले हवा की बात करें तो एयर में भी लाइट वैक्यूम के मुकाबले थोड़े कम स्पीड से ट्रैवल करता है। इट रिड्यूसेस कंसिडरेबली इन ग्लास और वाटर, लेकिन ग्लास और वाटर को अगर एज ए मीडियम कंसीडर किया जाए तो लाइट की स्पीड काफ़ी हद तक कम हो जाती है। द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द टू मीडिया एज गिवन बिलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी दो मीडिया का निकालना है कि एयर से वाटर में जाते वक्त फॉर एग्जाम्पल क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कितने मैग्नीट्यूड के साथ हमारी लाइट रे बेंड होगी, तो ये बात डिपेंड करती है उन दोनों मीडिया में लाइट के ट्रैवल करने की स्पीड क्या है। कंसीडर अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 1 इनटू मीडियम 2 एज शोन इन फिगर 10.11। तो यहाँ फिगर 10.11 है, यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2, तो मीडियम 1 से मीडियम 2 में ये लाइट एंटर कर रही है। लेट V1 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड V2 बी द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। माना कि V1 लाइट की स्पीड है मीडियम 1 में और V2 लाइट की स्पीड है मीडियम 2 में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमेशा उल्टा लिखते हैं। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये उल्टा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। स्पीड ऑफ लाइट V1 थी मीडियम 1 की, स्पीड ऑफ लाइट V2 थी मीडियम 2 की। सो N21 इज इक्वल टू V1 बाई V2। N21 से मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। दिस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल N21। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशंस एज फॉलोज। तो इसे जनरली N21 से रिप्रेजेंट किया जाता है और ऐसे ये इक्वेशन बनती है। बाय द सेम आर्ग्यूमेंट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 यानी N12 की बात की जा रही है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज N12। इट इज़ गिवन बाय, इसे उल्टा कर देंगे, अगर N12 है देन स्पीड ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब अगर लाइट ग्लास से एयर में जा रही होगी, सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में जा रही होगी, तो तब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे मीडियम 2 की स्पीड पहले रखेंगे और मीडियम 1 की स्पीड रख के जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हम यूज़ करेंगे। तो डिपेंड करता है कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, फर्स्ट से सेकंड में आ रही है, सेकंड से फर्स्ट में आ रही है, और अकॉर्डिंगली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके यूज़ कर सकते हैं। इफ़ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर ये लाइट रे वैक्यूम से आ रही है, स्पेस से आ रही है कहीं से, तो हमारा जो फर्स्ट मीडियम हो जाएगा वो वैक्यूम हो जाएगा, और सेकंड मीडियम कुछ भी हो, एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, वैक्यूम से ग्लास में आ रही है। वैक्यूम में हमें लाइट की स्पीड ऑलरेडी पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और जब हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। लेट्स से वैक्यूम के रिस्पेक्ट में हमने ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाली, तो उसे हम ग्लास की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। इसमें जैसे एयर और ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे थे तो बता रहे थे कि एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास और ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर N21 N12, लेकिन जब इसको वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा, जैसे वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो हम इसे केवल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, वैक्यूम को मेंशन नहीं करते। सो इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज N2। सेकेंड वाली जो मीडियम हम ले रहे हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली उस वाले मीडियम के नाम से उसे बताया जाता है। इफ C is the speed of light in the air and V is the speed of light in the medium,
देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एम फॉर मीडियम इज गिवन बाय, ऊपर हमने देखा था कि वैक्यूम में और एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस है वो थोड़ा सा है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है उसे ही कंसीडर कर लिया है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v जिस भी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या है उसको v से डिनोट किया जा रहा है, तो उसे हम उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह देंगे। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अगर कहीं केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है इसका मतलब वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेवरल मीडिया इज गिवन इन टेबल 10.3। तो ये है टेबल 10.3, इसमें अलग अलग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दे रखे हैं विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ऑफ कोर्स। तो यहाँ एयर, आइस, वाटर, एल्कोहल, केरोसिन, आप गौर करेंगे इन सारे मीडियम से लाइट पास कर सकती है। फ्रॉम द टेबल यू नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर NW इज 1.33। तो ये 1.33 हमें कैसे मिला होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। This means that the ratio of speed of light in air and the speed of light in water is equal to 1.33. Similarly, the refractive index of crown glass NG is 1.52, यहाँ दे रखा है। Such data are useful in many places. तो इस तरह का डेटा हमें बहुत जगह काम आता है। However, you need not memorize the data. आपको इसे याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम दिया जाएगा वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रॉपरली मेंशन किया रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैलकुलेट कैसे हुआ है। नोट फ्रॉम टेबल 10.3 दैट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेस ग्रेटर मास डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर। मास डेंसिटी होती क्या है? तो मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। एक फ्लूइड का मास जैसे कि केरोसिन या वाटर, उसके एक यूनिट वॉल्यूम में, मान लेते हैं 1 लीटर में कितना मास है केरोसिन का या वाटर का, वो उसकी मास डेंसिटी कहलाएगी। तो कहा जा रहा है कि अगर एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी ज़्यादा हो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे केरोसिन दिया है कि केरोसिन की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होती है, मतलब कि वो ऑप्टिकली डेंसर है वाटर से। लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा होगी, केरोसिन में कम होगी, कहने का यह आशय है। इसका ये मतलब नहीं है कि मास डेंसिटी भी केरोसिन की ज़्यादा है और वाटर की कम है, तो ये उल्टा है। मास डेंसिटी जो केरोसिन की है वो कम है और वाटर की ज़्यादा है। तो होप आप ये मास डेंसिटी समझ पाए होंगे और बाकी चीज़ें भी। तो ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, आज इतना ही रखते हैं। हम अगली वीडियो में ये 5th पार्ट पढ़ेंगे। ये 4th पार्ट था। 1st, 2nd और 3rd पार्ट आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम अपने अगले 5th पार्ट में रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे पार्ट 5th में, तब तक के लिए बाय बाय।